वशी वशी गोले चारों का वशत कना शुमार में वशी मरागश अंचु शुमजान ते वशी मरागशी वशी सुवा उम्मीद कना शुम वशता खुशता शुम वशी शुम खुशी पर जावे बात मैं बलूच को मैं बलूच आगे दमा चागिरदानी वार निश्ता दर मुल्क अतियोगी पाकिस्तान वाई निगमा वश पे बात खुश बात गंज पे बात शुमारा कदी घर में गुआत न लगा हर वाद सो बेवशी सर्दी साएगा भी बातें अल्लाह पाक की रहमत शुम से अंचु नाज़िल भी बात के नुदानी शंस अमा मर्दम जो नात रहा अल्लाह पाक ऐसुता सेहत तंदुरुस्ती नसीब का अमा मर्दम जो जीराहानी रीम पानी कन गया अल्लाह पाक सुता ने जीरा लास का आमीन 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 सुम आमीन शुन मर्दम ना दम जन्म शुमार भी दम जना गोले चारों का हंचो मन खुश मर्ची हंचो मनी मूड भी शरे हंचो शुमा भी खुश बेता होती मूडे शर बेकनेता सो भी सर मर्दम बात कहती कुप्पी शर ना लगी मर्दम कंदी हंसी मुस्कुराई नहीं बिचकन तक जब मैं दी में सरा कहती वश लगी मर्दों मारा अरवादा वती गुमाई मोहब्बत का नग लूटी जब मैं सोबे सरा माला पात का कमोतरा आंधी का रिचारी जब आंधी का वतारे चारी अगर मैं दी को पिता पूरे रूच में मुड़ा रहा हुई जब आंधी का चारी वता शिशा का चारी जब मैं कंद गई मुस्कुराई नहीं गई गुड़ा वता चारी वता गेंदी और मकोशी पर मैं पूरे रूच वशवी अंचु वशवी बात है खुश बात है उसे ग्रंज बात नुगले चारों का मती मर्ची की मरागश स्टार्ट करनी शुमंचु जाने तब मरागश हर्ष मरागश आज भी मर्ची की मरागश में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग शुमा कहानी में इश्काने था कसानियाँ माँ पे दादा दादी चाचा चाची अर्ची स्कूल हमारा कहानी सुनाई था वशी वशी कहानी लाती कहानी जनु वाला बितगा लाती वशी कोले मर्दमानी का कहानी बितगा जो सच्ची कहानी शुमा इश्को था कदी शुमा वनता मैं तो कच्चे बाज़ मर्दम अंजशा कि आ कहानी वाना भी वतु और अन्नी आजकल यूट्यूब पे सारा मर्दम कहानियाँ इश्कना बाकायदा उधर चला स्क्रिप्ट वगैरह लिखे तक कहानियाँ नहीं आया वाना भी आया चारा भी लाजी बाज़ मर्दों बुक्स आनी तो का वानी थी कहानियाँ शुमा कदी अफसाना वनता बोले चारों का अफसाना चाहिए अफसाना छू लिख भाई इसी बार हुआ मैं मर्ची की मरागशी और मैं मरागशी गैस भी बाज हाथ से छिया मैं मरागशी गैस बस मजरे अफसाना निगारी और मुझ में ज़्यादा वाद नज़ीरा मगोशे कि मैं जल्दी जल्दी चाहिए मना होती चंदारा अफसाना कहानी चीज़ां तो का इंटरेस्ट है गोड़ मलूटा कि शुमे भी इसी तो का इंटरेस्ट रिव्यू और शुमा भी ये चीज़ा बेश करने था बेजाने था चाहिए अमा मर्दम जो ये चीज़ का इंटरेस्ट है डाम शुमा गोड़े जागे मरुए था बने थे टीवी थी मनी मरागा शे बेचारे था गोड़ में दिले जो लांके ची वशत करी मर्ची की गैस था गैस नाम शुमारी इच्छा जल्दी ना गोशा कम सस्पेंस क्रिएट हुआ कनक लूटी ना गोले चारों का अंचो गोले चारों का मैं मरागश शुमा जाने नहीं बारे दी मैं उमची गुशी रीमा मैं यही गुश किया कि जब देखे जागे अच्छी ब्लॉन्ग का ना मर्दों समझते ना मनी दी में गप चाहिए गोड़ में आए नहीं मोती मर्ची की मरागशा उर्दू इसको स्विच करनी चाहिए उर्दू में राबताई ज़बानी भले जब मनाती वशी 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 गोले चारों का नहीं गप जनक दी गोड़ शुमे गुमामा वती मादरी वशी बलूची ज़बान था गप जनक गोड़ गोले चारों का मैं दिले जोलांग के छी वती मर्ची की मरागशत को वशत कनी अमीन सदरुद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ठीक है खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। समझ आए मैंने क्या कहा है? कुछ 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 क्या कुछ कुछ समझ आया? अफसाने का कुछ तारुफ पेश किया और शायद ये कहा कि जब हम छोटे थे तो चाचा और खाला सबसे कहानियाँ सुना करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। बात दरअसल ये कि गो के मैं बलोची बोल नहीं सकता लेकिन चूंकि मैं भी मेरा बचपन लियारी के पास ही गुजरा है। अच्छा। मैं खरदर में बड़ा हुआ हूँ और अच्छा। मेरी जो तालीम है इब्तदाई तालीम वो आखान प्राइमरी स्कूल जो कि खरदर और लियारी की सरहद पे वाक़ है जी जी वहाँ हुई है। तो वहाँ स्कूल में बहुत से बलोच और लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे भी आते थे तो हाँ। ये लफ्ज़ कान में पढ़ते थे लेकिन चूँकि मेरी मादरी ज़बान भी नहीं है और मेरा स्कूल के अलावा फिर मेरे हलके में कोई भी बलोची बोलने वाला नहीं था तो मैं शायद सीख ना सका लेकिन कुछ कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो अब भी मानूस लगते हैं तो समझ आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ है क्योंकि आप कोई चीज़ जब सुनते हो तो आपको हमेशा याद रहती है। बिल्कुल उसी तरह जब हम कहानियाँ सुनते हैं उसका विजुअल हमारे जहन में आता है हमारी आंखों के सामने आता है तो वो हमेशा हमें याद रहती है। फिर आप अपने बारे में कुछ बताएं हमें। देखिए मैं कराची में पैदा हुआ 1969 और मेरा सारा बचपन खरदर में गुजरा है। खरदर पंजाबी क्लब वो जो केपीटी ग्राउंड है जो कि कराची पोर्ट ट्रस्ट मेरा ख्याल अब कॉम्प्लेक्स बन गया है उसके सामने हम रहा करते थे तो वहीं मैं बड़ा हुआ हूँ। वहीं मैंने जैसा कि पहले कहा कि आगा खान प्राइमरी स्कूल से मैंने इब्तदाई प्राइमरी तालीम हासिल की। फिर सेकेंडरी तालीम के लिए मेरे वालिदैन ने मुझे
गार्डन वेस्ट में एक स्कूल हुआ अब भी है शायद, उसका नाम था प्रोग्रेसिव मॉडल सेकेंडरी स्कूल। हाँ, ये अब भी है गार्डन। जी हाँ, तो मैंने मैट्रिक वहाँ से किया। उसके बाद इंटर मैंने कराची के प्रीमियर कॉलेज से किया। अच्छा। और ग्रेजुएशन मैंने किया कराची के नेशनल कॉलेज से। फिर ये सब, अच्छा, मैंने मैट्रिक के बाद ही अमली ज़िंदगी में कदम रख दिया था। तो अच्छा। मैंने क्योंकि मुझे कुछ ऐसा था कि मैं चाहता था कि मैं अपने घर वालों की, अपने खासतौर पर मैं वालिद साहब की कुछ का हाथ बटा सकूं, तो फिर मैंने मैट्रिक के फ़ौरन बाद ही तालीम का सिलसिला मुलाजमत का सिलसिला शुरू तालीम के साथ साथ। तो मैंने तालीम हासिल की, तो मैंने तालीम शाम के कॉलेज से हासिल की। अच्छा। दिन में मैं जॉब करता था और शाम को मैं कॉलेज जाया करता था। तो इस तरह से साथ में मुझे बचपन से ही कहानियाँ मैं बहुत ही छोटा था, मेरा ख्याल है 5 या 7 साल की उम्र से, तो वालिद और वालिदा को भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो उनकी वजह से मुझ में भी किताबें पढ़ने का शौक़ आया। तो मैंने बच्चों की जो छोटी किताबें होती हैं और रिसाले आते थे उस ज़माने में, अब भी आते हैं, नौनिहाल और तालीम और तरबियत, जुगनू, वो पढ़ना शुरू किए। तो फिर मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश हुई कि मैं भी कुछ इनमें लिखूं। तो मैंने कोशिश की, थोड़ा कहीं छपा कहीं नहीं छपा, लेकिन बहरहाल सिलसिला शुरू हो गया। तो इस तरह से फिर मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ा और आस्ते फिर कुछ इदारों से मैं वाबस्ता हो गया। जैसे कराची में अब भी है, वो एक फ़िल्म का अखबार आया करता था जिसका नाम था हफ्त रोज़ा निगार, अब भी आता है वो। अच्छा। वो फिल्म का बहुत ही, जो निगार अवार्ड भी दिया करते थे अगर आपके जहन में हो तो उससे मेरा 1900, मैं पढ़ता तो बहुत पहले से था, 70 की अवाखिर से मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन 82-83 में मैंने वहाँ लिखने का आगाज़ शुरू किया। वहाँ के जो मुदीर थे, जो कि बानी भी थे निगार के, इलियास रशीदी मरहूम साहब, उन्होंने बड़ी मेरी हौसला अफजाई की। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह लिखना है और क्या लिखना है। तो फिर मैं लिखता था। फिर वो मुझे फ़नकारों के इंटरव्यूज़ के लिए भेजते थे। तो मैंने बेशुमार फ़नकारों के इंटरव्यूज़ किए और इस तरह से सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने एक वक्त पे, अच्छा, मेरे वालिद साहब थे ना, उनको फ़ोटोग्राफ़ी का भी बड़ा शौक़ था। तो उनको लिखने का शौक़ था, पढ़ने का शौक़ था, फ़ोटोग्राफ़ी का, फिल्मों का, ये चारों शौक़ मुझे उनसे मिले। तो फ़ोटोग्राफ़ी की भी फील्ड में मैं आया। उनके पास सारा इक्विपमेंट था, सारे कैमराज थे। तो फिर मैं क्या करता था कि कहीं इंटरव्यू करने गया या किसी फ़िल्म का यूनिट आया तो इलियास साहब मुझे उस फिल्म की कवरेज के लिए भेजते थे। तो मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता था, साथ में फ़ीचर्स उस फिल्म के हवाले से लिखता था। तो ये करते करते फिर हुआ यूँ कि कुछ, और जैसे कि अंग्रेज़ी का मैग है, उन्होंने मुझे कुछ काम दिया तो मैंने उनके लिए काम किया। तो कराची के मुख्तलिफ जो अखबारात हैं उसमें मैंने लिखा भी है और फ़ोटोग्राफ़ी भी की है बाकायदा प्रोफेशनल। उसके बाद फिर धीरे धीरे बस फिर ज़िंदगी का पहिया चलता गया। शादी हुई, शादी के बाद इसके साथ साथ मैं डिफरेंट चीज़ें भी लिखता था, जैसे अखबारात में मज़ामीन। तो लेकिन शादी हुई तो उसके बाद शादी के अगले साल ही मैं एक बेटी का बाप बना। ये बात है 1997 की, 1997 की। तो फिर मुझे ऐसा हुआ कि अब जारी बात है कि जब इंसान बाप बनता है तो उसके ऊपर उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है कि नहीं, अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे मैंने इस तरह से, अब जैसे मेरी फ़ोटोग्राफ़ी थी उसको मैंने प्रोफेशनल लेवल पे मैंने वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी शुरू कर दी ताकि इजाफी आमदनी हो। तो मैं बाकायदा वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी भी किया करता था। तो ये सब करते करते बस फिर मुकद्दर ने कुछ ऐसा रुख इख्तियार किया कि 2000 में मैं अमेरिका चला गया। 3 साल में मैं वहाँ रहा अकेला। उसके बाद फिर मैंने अपनी फैमिली को बुलाया। अमेरिका किस वजह से? जॉब के सिलसिले में गए? जी हाँ, मैं जॉब के सिलसिले में गया था। 3 साल में पहले तो अकेला रहा, फिर मैं वापस आया और अपनी सारी फैमिली को, उस वक्त तक मेरी बेटी और मेरा बेटा और मेरी वाइफ, हम 4 लोग अमेरिका गए। तो आज इस बात को 23 बरस हो गए। तो मुझे अमेरिका में रहते हुए अब 23 बरस हो गए। तो हर साल मैं कराची आता हूँ और साथ साथ मेरा ये अफसाना निगारी का शौक़ भी जारी है। बिल्कुल सर, मेरा आपसे एक सवाल है, जब आपने लिखना स्टार्ट किया तो उस टाइम 10th स्टैंडर्ड में थे जब आपने लिखने का शौक़ आया आपको? जी।
तो आपने लिखना स्टार्ट किया, तो सबसे पहला कोई आपको कोई आर्टिकल या कोई कहानी वो कहाँ पे पब्लिश हुई थी और वो कौन सी कहानी थी, आप उसके हवाले से हमें बता दें। कहानियाँ तो एक आध मेरी या कुछ बच्चों के रिसालों में पहले भी शाया हो चुकी थी, लेकिन वो यहाँ आपको पता है ना, रोजनामा जंग, नवाए वक्त, मशरिक, इनके बच्चों के एडिशन आते थे। अच्छा जी। उसमें भी एक आध कोई चीज़ लगी थी मेरी, और नौनिहाल में, मगर बाकायदा जो मेरी पहली चीज़ शाया हुई ना वो हफ्त रोज़ा निगार में शाया हुई थी, और वो एक मजमून था। तो जब मैंने वो मजमून पहली बार बाकायदा मेरे नाम के, तो मेरा पूरा नाम है अमीन सदरुद्दीन भायानी। अमीन मेरा नाम है, सदरुद्दीन भायानी मेरे वालिद साहब का, सदरुद्दीन उनका नाम है, भायानी हमारी कास्ट है। तो जब वो नाम के साथ छाया हुआ ना, तो मैंने अपने वालिद साहब को दिखाया, तो उनकी आंखों की जो चमक थी वो मुझे आज तक याद है। उनको इतनी, क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद भी, अच्छा हाँ मैं आपको बताऊं कि मेरे वालिद साहब जो थे ना, वो कराची के 2 बड़े अखबारात थे गुजराती के, रोज़नामा मिल्लत और रोज़नामा डॉन गुजराती। मेरा ख्याल है मिल्लत तो अब भी शाया होता है। अच्छा। उसमें मेरे वालिद साहब काम किया करते थे। गुजराती? जी। तो गुजराती से उर्दू का सफ़र कैसे, ये मुझे कुछ समझ में नहीं। आप लोग बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हो? देखिए, मेरे जो वालिद और वालदा है ना, वो हिंदुस्तान में जो गुजरात, उनके सूबा गुजरात है, अच्छा, उसके शहर भावनगर में पैदा हुए थे। अच्छा। पाकिस्तान बनने से पहले। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो उनके वालिदैन और उनको लेकर सबसे पहले वो शिकारपुर माइग्रेट हुए थे। अच्छा। शिकारपुर सिंध में। फिर वहाँ से फिर वो कराची माइग्रेट हो गए, और फिर तमाम कराची में रहे। तो इस हिसाब से कि मैं पहला पैदाइशी पाकिस्तानी हूँ। तो अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी और तारीख है हमारे ख़ानदान में। जी जी। असल में हमारे जो दादा थे ना, दादा और दादी, वो पैदाइशी मतलब हिंदू थे। अच्छा। जी हाँ, मेरे जो दादा था ना, दादा, उनका मुस्लिम नाम तो हसन अली था, लेकिन उनका हिंदू नाम हिम्मत लाल था। इसी तरह से जो मेरे वालिद साहब के ताया अब्बू थे, वो वहाँ गुजरात के उस शहर भावनगर के एक स्वामी नारायण मंदिर के पुरोहित थे, जो बड़े पुजारी होते। अच्छा। लेकिन फिर वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, और उनका नाम हसन अली रखा गया। तो इस लिहाज से जो मेरे वालिद साहब हैं ना, वो हमारे ख़ानदान के पहले पैदाइशी मुसलमान हैं, क्योंकि मेरे दादा वो पैदाइशी मुसलमान नहीं थे, लेकिन मेरे अब्बू कन्वर्टेड थे, लेकिन मेरे अब्बू पहले पैदाइशी मुस्लिम थे। तो इस तरह से ये सिलसिला चला और हम कराची आ गए। तो आपका सवाल क्या था? मैं बेसिकली सवाल भूल गया। असल में मेरा ये सवाल था, मैंने आपसे पूछा जैसे वो गुजरात वाला वो। जी, हाँ, जी, 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 अच्छा, हाँ, ये गुजरात। अब याद आ गया। तो उसका बड़ा अच्छा जवाब है। देखिए, आप कितनी अच्छी बलोची बोलती हैं और कितनी अच्छी उर्दू बोलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शौक से होता है। अच्छा। अगर आपको, जैसे आपको यकीनन शौक रहा होगा कि मुझे उर्दू अच्छी सीखनी है, जाहिर सी बात है। तो वही मेरा शौक था, क्योंकि मैंने बचपन से उर्दू पढ़ी थी, और मुझे उर्दू, मेरी मादरी ज़बान गुजराती है, हम घर में गुजराती ही बोलते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे गुजराती के बाद अगर किसी ज़बान से इश्क है ना, वो है उर्दू ज़बान। और बल्कि सच पूछे तो मैंने तो कह दिया कि गुजराती के बाद, लेकिन असल में पूछे तो सबसे मेरा पहला इश्क उर्दू ज़बान से ही, क्योंकि गुजराती में तो हम सिर्फ घर की हद तक महदूद हैं, लेकिन उर्दू, जैसे मेरी और आपकी गुफ्तगू, हालांकि आप बलोची हैं, मैं गुजराती हूँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं उर्दू में, राब्ताई ज़बान है हमारी। बिल्कुल। तो मुझे ये ज़बान बहुत पसंद है। और दूसरी बात ये है, अगर मैं ये बोलूँ, अगर उर्दू ज़बान ना होती तो इस वक्त हम इशारों में बात कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उर्दू बोलते हुए, और मुझे अच्छा लगता है अच्छी उर्दू बोलते और सुनते हुए, जिस तरह आपने बोली मुझे लगा। क्योंकि कराची में इस वक्त जो उर्दू बोली जा रही है ना, वो सुन के तो अफसोस ही किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की उर्दू है कि पता नहीं उसको उर्दू कहा भी जाना चाहिए कि नहीं, समझ नहीं आता। बहरहाल वो एक अलग मौजू है। तो मकसद कहने का ये कि उर्दू, आपने सवाल ये किया कि, तो बस ये कि मुझे बचपन से उर्दू का बहुत शौक था। पढ़ा, हमने उर्दू की किताबें पढ़ी, उर्दू के मज़ामीन, उर्दू के अखबारात, उर्दू के रिसाले पढ़े, तो फिर शौक़ भी उर्दू में लिखने का हुआ, तो लिखा भी उर्दू में। तो मैं तो ये समझता हूँ, चाहे मैं गुजराती हूँ, लेकिन मेरी वजह जो लोग पहचान है, लोग मुझे पहचानते हैं उर्दू की वजह से पहचानते हैं। नहीं, वो ज़बान गुजराती है, रूह उर्दू है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने।
अच्छा अमीन साहब, मुझे ये बताएं कि आप ने कहानियाँ लिखी, अफसाने लिखे, इनको किताब में देने का शक्ल कब से आया आपके दिमाग में कि मुझे किताब लिखनी चाहिए अपनी? किसी ने सजेस्ट किया था कि आप अपनी किताब लिखें? इस हवाले से आप बता दें ज़रा। असल में ये समझे, ये ख्वाब की तकमील है। अब उसका मतलब ये है कि मेरे वालिद साहब, मैंने अर्ज़ किया ना कि मेरे वालिद साहब भी लिखते थे और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उन्होंने जो कुछ लिखा है ना, मेरे वालिद साहब 3 मुख्तलिफ, लेकिन उन्होंने जितना लिखा गुजराती में लिखा। तो वो शायरी भी करते थे गुजराती में, वो मज़ामीन भी लिखते थे और वो कहानियाँ और ड्रामे। अच्छा हाँ, मुझे याद है इसमें कि मेरे वालिद साहब ने जो आदमजी साइंस कॉलेज में एक ज़माने में ऑडिटोरियम हुआ करता था और वहाँ ड्रामे हुआ, इवन उमर शरीफ ने भी वहाँ ड्रामे किए हुए। जी जी जी। तो मेरे वालिद साहब भी वहाँ पर गुजराती में उनके लिखे वो ड्रामा लिखते थे गुजराती में, और फिर गुजराती फनकार मिलके उसको परफॉर्म करते थे। तो मेरे वालिद साहब को ये सब चीज़ों का बहुत शौक था। बेसिकली वो आर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा माइल थे। तो उनको बड़ी ख्वाहिश थी कि उन्होंने जो कुछ लिखा है, चाहे वो ड्रामे हो, कहानियाँ हो, मज़ामीन हो, शायरी हो, वो किताबी सूरत में आए। लेकिन अफसोस कि वो हो नहीं सका। वो किसी वजह से उनकी वो सारी चीज़ें कहीं गुम हो गई जो उन्होंने लिखा था, तो वो ख्वाब पूरा हो नहीं सका। तो उन्हें बड़ा अफसोस था कि उनकी किताब शाये नहीं हो सकी। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे भी बड़ा खौफ था कि मैं भी किताब लिखूं। कोई जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, फिर मैंने सोचा कि जब मैं कुछ लिखूंगा तो फिर हुआ ये कि मैंने अफसाने लिखना शुरू किए। जब मैंने अफसाने लिखना शुरू किए तो मेरे अफसाने हिंदुस्तान तक पहुँचे, वहाँ तक शाया हो रहे हैं मेरे अफसाने। हिंदुस्तान में कई अदबी जो जराइद हैं वो मेरे अफसाने शाया कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जब वहाँ तक मेरे अफसाने शाया हो रहे हैं तो क्यों नहीं मैं अपनी किताब एक हो जिसमें मेरे सारे अफसाने महफूज हो जाएं। तो पहली किताब मेरी 2015 में शाया हुई, जिसका नाम था भाटी गेट का रॉबिन घोष। वो ये भी अफसानों का मजमुआ है। और उसके बाद दूसरी किताब देखें, ये मेरी दूसरी किताब है, ये शाया हुई थी 2017 में। इसका नाम है बेचैन शहर की पुरसुकून लड़की। और उसमें अभी ये आप देख सकती हैं, ये आपके पड़ोस की तस्वीर लगी हुई है। और ये मेरी किताब 2019 में शाया हुई थी, जिसका नाम है ख्वाबों के बंद दरवाजे। अब मेरी एक और अफसाने का मजमुआ अगले साल इंशाल्लाह 2024 में शाया होगा। और मैंने एक नावल लिखने का आगाज़ किया हुआ है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो वो मुझे उम्मीद है कि 2025 तक मैं वो नावल भी। बिल्कुल बिल्कुल अमीन साहब, हम आपकी किताबों के बारे में जो कब से मेरी नज़र है इन पे, इनके हवाले से आपसे पूछूंगी, और जो आप नावल लिख रहे हैं उनके हवाले से पूछूंगी। और मैं चाहती हूँ कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, पर अभी टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, तो हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक तो मैं बलोची में लूँगी, आपको शायद समझ आए। गोले चारों का नुवाद में तो एक गंडुई ब्रेक है, ब्रेक का जूरी ब्रेकअप मराकश बर्चा करें। वशत के गोले चारों का अंचो शुमारगो के मनु रवानु का गोड़ा मा अन्नी शता नियत का और ब्रेक तो का मैं केरा चावियत का मैं वासा शुमा भी थी उससे चाय बनेने बोरे तो सो भी सर अगर चा ना हो गोड़े चीवा भले शक्कर कम भी जी लेता ची मन अलोटा के शुमारा शुगर भी अर्ची शुगर लो या शक्कर जोड़त का ना मन अलोटा के बनी वशी वशी गोले चारों का नहीं तबीयत खराब भी जो शुमे तबीयत खराब भी गोड़े मारा चारी क्या गोड़ा अल्लाह पाक शुमार सेहत तंदुरुस्ती वेदंती गोड़गोले चारों को पता पोती मरागशी ने मगा काय जो मगा पुत्रान का न गए थी अनेशी किताब जो हमारे की मैंने देमा ये रहा बाद इंटरेस्टिंग लग गई और किताबानी नाम भी मना बाज इंटरेस्टिंग लग गई या किताबी अगर मैं दीरा चे बेचारा ख्वाबों के बंद दरवाजे क्यों नाम सोचता ये ची अफसाने ची स्टोरी है शी गोड़ा में जुस करी मैं करा मर्ची अमीन साहब निश्ता शी उमर जी अमीन साहब समझ आए मैंने क्या कहा जी आज हम आपको यहाँ से थोड़ी बलोची सिखा के ही भेजेंगे। आप मुझे ये बताएं अपनी किताबों के बारे में। सबसे पहली किताब जो मेरी कब से नज़र है इस पे ख्वाबों के बंद दरवाजे, जो नाम है इसका बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है और ये जो इसका टाइटल है कवर ये जो पेज है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसके हवाले से बताएं ज़रा।
असल में ये कहानी ऐसी है कि ये एक ऐसे साहब की कहानी कि उनको एक मुसलसल एक ख्वाब आता है हर थोड़े दिन बाद, बड़ा अजीब सा। तो अब वो ख्वाब को समझ नहीं पाते, तो इसी वजह से इसका नाम है ख्वाबों के बंद दरवाजे। तो दरवाज़ा खुलेगा तो उनको समझ आएगा। बिल्कुल। तो वो उनको ख्वाब, देखिए बात ये कि आपको आपके शायद दिल में होगा कि ख्वाब क्या होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ख्वाब ये होते हैं कि इससे कोई बशारत मिलती है या कुछ ऐसा होता है। किसी हद तक ये भी ठीक है, लेकिन अगर नफ्सियाती तौर पर इसका जायज़ा लेना तो फ्राइड एक बहुत मशहूर माहिर नफ्सियात था। उन्होंने ख्वाब की काफ़ी मुख्तलिफ तशरीहात पेश की हैं। तो उनमें से एक ये है कि ख्वाब दरअसल देखें हमारे जहन के दो हिस्से होते हैं, एक शऊर और एक लाशऊर। बिल्कुल। लेकिन शऊर तो ये कि मैं शऊर में आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन लाशऊर उसके पीछे एक और जहन होता है जो हमने ज़िंदगी भर जो तजर्बात, जो बातें, जो शक्लें, जो लोग हमने मिले होते हैं, उनके हवाले से सारी बात लाशऊर में स्टोर होती है। और लाशऊर देखें, शऊर आपसे बात करता है, जैसे आप सोचते हैं ना अपने शऊर से सोचते हैं। लाशऊर आपसे बात नहीं कर सकता, लेकिन लाशऊर शऊरी दिमाग से ज़्यादा ताकतवर होता है। तो जब वो आपके हालात ज़िंदगी पर गौर करता है ना लाशऊर, तो उसको पता चल जाता है कि आप कहाँ गलत है कहाँ सही है। लेकिन अब वो आपसे बात कैसे करे, तो आपको ख्वाबों के ज़रिए आपके मसाइल के हल पेश करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो इतने सीधे और आसान हो कि आप समझ जाएं उसको आसानी से। उसकी आपको, क्योंकि लाशऊर का काम बड़ा पेचीदा होता है, तो उसके ख्वाब भी बड़े पेचीदा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि इसमें एक इंसान को ख्वाब बेसिकली ये नज़र आता है कि वो बिल्कुल छोटे से हैं और एक पंघोड़े में बच्चों का झूला होता है ना, उसमें लेटे हुए, और उनके एक उस्ताद थे स्कूल में जो इनको कभी पसंद नहीं थे, जो बहुत ही मतलब उनको जालिम लगते थे। वो उनको मुसलसल प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं। तो बोलते ये कैसा ख्वाब है और ये ऐसा क्यों ख्वाब आ रहा है। तो बहरहाल उनको उसका जवाब मिलता है। तो दरअसल वो लाशऊर उनको ये बताना चाह रहा होता है कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी में एक मसला है। उनकी असल में कुछ बहुत छोटे, असल में उनकी होते हैं ना, आपने देखा होगा बाप बेटों की आपस में बातचीत नहीं होती है, सिर्फ किसी ऐसा नहीं होता है उनकी लड़ाई होती है, लेकिन मिजाज जनरेशन गैप जिसको कहते हैं, सिर्फ उसको बेस बनाकर भी बाप बेटे से बात नहीं, बेटा बाप से बात नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि और बेटा बाप से बात नहीं करता। तो होता ये कि फिर वो एक रिलेशन डेवलप नहीं हो पाता। लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है। हर रिश्ते के पीछे अल्लाह ताला ने एक बहुत की अहमियत है। माँ का रिश्ता अपनी जगह अहम है, बाप का रिश्ता अपनी जगह अहम है, और बहन भाइयों का रिश्ता अपनी जगह अहम है। तो अगर आप उस रिश्ते को, किसी भी रिश्ते को आप डेवलप नहीं करेंगे ना, तो वो आपकी ज़िंदगी में खला है। आप समझ नहीं रहे इस बात को, कि आपको लग रहा है कि मेरे अब्बू की बजाय से बात किए बगैर भी मेरी ज़िंदगी चल सकती है। ठीक है, चल सकती है, लेकिन वो जो खला है ना, वो कभी पूरा नहीं होगा। तो इस शख्स का अपने वालिद से अच्छे ताल्लुकात नहीं होते हैं। लेकिन एक मोड़ पे आके, जैसे उसमें ख्वाब में उसको क्या आया होता है कि वो छोटा बच्चा है, उसमें उसके वो टीचर जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो उनको प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। वही होता है कि एक मोड़ पे आके आगे चल के ज़िंदगी में उन टीचर के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए होते हैं। तो दिमाग उनको ये पैगाम दे रहा होता है कि जब तुमने अपने उस्ताद के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे किए, तो अपने वालिद के साथ भी, जो छोटा बच्चा, तो ये पैगाम दे रहा होता है। लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा होता है, तो उसको समझाने के लिए वो एक माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं। माहिर नफ्सियात बहुत होशियार होता है, वो बात पकड़ लेता है, लेकिन वो सीधे से उनको बताना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो सीधे तो उनको समझ में नहीं आएगी, तो उनको वो पीछे ले जाता है। अच्छा। और पीछे से कहानी शुरू करता है, उनके मुंह से कहलवाते कि क्या क्या हुआ था तुम्हारे वालिद के साथ, तुम्हारे कैसे ताल्लुकात है। फिर उसको एहसास होता है कि ये ख्वाब क्या था। तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा है ख्वाबों के बंद दरवाजे। और मेरी कहानियाँ सारी ऐसी ही हैं, रिश्तों के हवाले से, इंसानी रिश्ते, बहन भाइयों के रिश्ते, माँ बाप के रिश्ते, प्यार के रिश्ते, इस तरह की कहानियाँ हैं मेरी सारी। तो वो नहीं है मतलब, क्योंकि मैं जब माशरे में
घूमता फिरता हूँ, तो मेरी नज़रें ऐसी चीज़ों पे रहती हैं और फिर मैं जब मुझे मौका मिलता है फिर मैं इनको कहानियों की शक्ल देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि ऐसी चीज़ों पर लिखना भी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता हम अपने बिजी लाइफ शेड्यूल में कैसे अपने रिश्तों को पीछे छोड़ रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, और हम समझते हैं, और कभी कभी हम ये समझते हैं किसी से बात नहीं करते, भले ही चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, कि हम रिस्पेक्ट करते हैं उनसे, हम क्यों बात करें, नहीं हम फ्रेंडली दोस्ताना मिजाज नहीं रख सकते इनसे, एक रिस्पेक्ट का दर्जा देते हैं उन्हें, पर कभी दोस्त का दर्जा नहीं देते। हाँ वही है कि फिर कभी ऐसा वक्त आए कि उनसे बात करनी, हमें ज़रूरत होती है कि हम उनसे बात करें और हम उनसे कुछ शेयर नहीं कर पाते क्योंकि वो कंफर्ट लेवल नहीं होता। बिल्कुल, और खासकर मैं समझती हूँ कि इस दौर में चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह कनेक्ट हो कि वो कोई चीज़ इजीली उनको बता सके, खास करके लड़कियां, क्योंकि अभी इतने सारे केसेस आ रहे हैं लड़कियों के हरेसमेंट के, ताकि वो इतना फ्री फील करें खुद को कि वो बासानी किसी के हाथों ब्लैकमेल होने से बजाय वो अपने घर वालों को सबसे पहले आके बताए, क्योंकि माँ बाप के अलावा कोई अपना नहीं होता, कोई इतना सगा नहीं होता जितने वो होते हैं, और वही आपको सही डायरेक्शन देंगे। बिल्कुल। और मैं उन पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जब आपकी बेटियाँ या बेटे आपसे आकर बात करते तो आप उनकी बात सुना करें, बिल्कुल बिल्कुल सुना करें और उनको सही राह दिया करें। यही चीज़ है। हम ये तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया तो अब हम चलते हैं आपकी दूसरी किताब की तरफ। और ये तो जैसे आपने कहा ये हमारे पड़ोस की तस्वीर है, 3 तलवार की। ये 3 तलवार की तस्वीर। और इसमें कवर में अगर मैं अमीन साहब आपसे बात करूँगी, एक लड़की की पिक्चर है जो पेंटिंग कर रही है। जी, मेरी बेटी की तस्वीर है ये तस्वीर मैंने ही खींची थी। और मेरा, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी कोई किताब शाया करने लगता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि इसका टाइटल क्या होगा और कहानी का कौन सा उन्वान। तो इसका उन्वान मेरी कहानी है बेचैन शहर की पुरसुकून लड़की। ये कहानी मेरी बहुत मशहूर हुई, इतनी मशहूर हुई कि अभी चंद ही दिनों पहले इंडिया में इसका मतलब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पाकिस्तान के अफसाना निगारों की मुंतखब कहानियाँ, अफसाने का इंतखाब किया और उनका हिंदी में तर्जुमा किया। तो मेरी इस कहानी का इंडिया में हिंदी में तर्जुमा हुआ है और वो शाया, ताकि वहाँ के लोग भी जो उर्दू नहीं पढ़ सकते वो हिंदी में इसे पढ़ें। तो मेरी ये कहानी बहुत मशहूर हुई। तो इस कहानी की जब मैं सोच रहा था किताब में शामिल करूँ, तो मैंने इसी को टाइटल दे दिया और फिर मैंने सोचा इसके बारे में कि तो असल में क्लिफ्टन से ज़ाती तौर पर बहुत लगाव, क्योंकि मेरा 25 साल से मेरा घर क्लिफ्टन में ही है। तो और उसमें बेचैन शहर, तो देखें क्लिफ्टन जब रात को देखें कितना बेचैन होता है, बिल्कुल गाड़ियाँ भाग रही होती है। वही मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है कि देखें ये गाड़ियाँ भाग रही हैं। उस बेचैन शहर के अंदर एक लड़की है जो बहुत ही पुरसुकून है। बड़ा मुश्किल होता है लेकिन वो पुरसुकून है। लेकिन देखें बात ये कि समंदर जितना भी पुरसुकून हो ना, उसके अंदर कितने ही तूफान छुपे होते हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही। तो वो लड़की है बज़ाहिर पुरसुकून, लेकिन उसके अंदर कितने तूफान छुपे हुए ना वो किसी को नजर नहीं आते। और हम इंसान क्या है, हर चीज को ऊपर से देखते हैं, किसी के अंदर झांकने की किसी के पास फुर्सत भी नहीं है, आदत भी नहीं है। तो बस जो जैसा दिखता है हम ये समझते हैं वो वैसा ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये कहानी इसी हिसाब से कि वो एक लड़की है, अपने काम से काम रखती है, लेकिन बहुत ही धीमी, नरम, ठंडे मिजाज की। लेकिन उसके साथ क्या मसाइल है वो किसी को नहीं पता। फिर धीरे धीरे कहानी में वो बात एंड में जाके खुलती है कि जिसको इतना पुरसुकून समझती थी वो भी कितनी। लेकिन बात ये कि इसके 2 मतलब इस कहानी के सबक हैं। एक ये है कि परेशानियां तो सबके साथ होती है और शायद ही कोई दुनिया का ऐसा इंसान है जो कहते हैं मैं परेशान नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप इस दुनिया में आए तो कुछ खुशियाँ मिलेंगी और कुछ परेशानियां भी ज़रूर मिलेंगी। तो लेकिन अब सिर्फ परेशानियों को लेकर अगर हम बैठ जाएंगे तो ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। जाहिर सी बात है। यू शुड बैलेंस एवरीथिंग, राइट। तो आपको हर चीज़ को तवाज़ुन देना है। तो बस यही इस कहानी का, और इसको कुछ इस तरह से मैंने लिखा है तो लोगों को पसंद आई और इसका उन्वान भी इतना कैची है तो लोग फ़ौरन उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में तो उसको पसंद किया गया, इवन ये इंडिया तक गई और अब ये हिंदी में जो हिंदी पढ़ने वालों तक भी पहुंचेगी। तो
किसी लिखने वाले के लिए जैसे आपके लिए सबसे पसंदीदा बात ये होगी कि आपका प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह एक लिखने वाले की ख्वाहिश ये होती है कि उसका लिखा हुआ पूरी दुनिया में पढ़ा जाए। बिल्कुल। हर जो पढ़ सकता है वो पढ़े, ताकि वो जो सोचता है उसकी ये सोच उस दूसरे तक भी पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। अमीन साहब, अब तक आपकी कितनी जो किताब है वो शाया हुई? आपने इस बात को रिपीट कीजिएगा सर, कितनी किताबें शाया? मेरी कुल 3 किताबें शाया हुई हैं। और हाँ, अब मुझे याद आया कि ब्रेक से पहले आपने ये कहा था कि आप लिख रहे हैं, किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, उस हवाले से जरा एक तो मैं अपना अगला अफसानवी मजमुए पर काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो अगले साल 2024 की गर्मियों तक आ जाएगा। उसके बाद मैं साथ ही साथ एक नावल लिख रहा हूँ। उस नावल को मैंने लिखना शुरू कर दिया है। अब तक 100 सफ़ात, मैं समझता हूँ 300 साढ़े 300 सफ़ात का नावल होगा। 100 सफ़ात तक मैं लिख चुका हूँ। लेकिन क्या है कि आप भी समझ सकते हैं, तख्लीकी जो भी काम होता है ना, उसके लिए आपको सुकून, ज़हनी यकसुई, बिल्कुल, और एक ख़ास मूड की ज़रूरत होती है। जैसे आप भी, जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि वो फनकार लोग होते हैं, कहते हैं यार आज मेरा मूड नहीं बन रहा है ये काम करने का, क्योंकि वो ये कैरेक्टर ऐसा है कि मुझे उसका मूड बनाना होगा और मेरा मूड बन नहीं रहा। बिल्कुल। तो उसी तरह लिखने के साथ भी यही है। लिखते वक्त भी जब मैं लिखता हूँ तो मेरा एक मूड होता है, तभी मैं लिख सकता हूँ। लिखने वाले कैरेक्टर को खुद पे हावी नहीं करते तो नहीं लिख पाते। यही चीज है। अच्छा, दूसरी बात, फुर्सत भी बड़ी अहमियत होती है। तो वहाँ लाइफ, जहाँ मैं रहता हूँ अमेरिका में, इतनी बिजी लाइफ है, फिर घर बच्चे, तो वो यकसुई मिल नहीं पा रही है। बज़ाहिर तो मेरा ये नावल कब का मुकम्मल हो जाना चाहिए था, क्योंकि कहानी पूरी तैयार है मेरे जहन में, सिर्फ मुझे कागज़ पे उतारनी है। पर उसका भी कभी कभी टाइम भी होता है तो जी नहीं चाह रहा होता है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी। अमीन साहब, मुझे अमेरिका से एक सवाल याद आया मेरे दिमाग में। जैसे ये क्लिफ्टन है जो हमारी पड़ोस में 3 तलवार जिसकी पिक्चर है, और वो दूसरा है वो ख्वाबों का है। क्या आप अमेरिका में इतने साल रहे, यही समझे कि आधी ज़िंदगी 23 बरस हो गए। हाँ बिल्कुल, आपने वहाँ पे गुजारी। वहाँ पे कुछ ऐसी कहानी या कोई ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत मुतासिर हो गए हो, आपने सोचा कि उस बारे में मुझे लिखना चाहिए, या कोई ऐसा वाक़या जिस पे आपको सोचने पर मजबूर कर दिया उस चीज़ ने? अच्छा, बात यह है कि लिखने वाला तो कहीं भी रहे, चाहे कराची में रहे या अमेरिका में रहे, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर उठाता है और उसके ऊपर सोचता है, फिर लिखता है। तो मैं अमेरिका में जो आपने कहा कि कौन सी बातें जो आपने मुतासिर, देखिए बात यह है कि बातें तो बहुत हैं जिन्होंने मुझे मुतासिर किया, और मैं चाहूँ तो मैं लिख भी सकता हूँ। एक बड़ी अजीब सी बात है, पता नहीं मैं इसको की वजाहत कर पाऊँगा कि नहीं। जब भी मैं कोशिश करता हूँ ना अमेरिका के बारे में कुछ लिखना, अब जाहिर बात है कि अच्छा मैं कोशिश ये करता हूँ कि बुरे पहलू तो हर किसी को पता है। बिल्कुल, हर चीज़ के मैं कोशिश करता हूँ। इवन मैं पाकिस्तान के भी, मेरी कहानियों में आपको अच्छे पहलू मिलेंगे, मेरी तहरीरों में भी अच्छे पहलू मिलेंगे, क्योंकि बुराइयाँ दिखाने वाले तो बहुत पड़े हुए हैं, अच्छी बातें करने वाले बहुत कम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी से मतलब ये है कि जो देखिए हर जगह अच्छाइयाँ होती है, अमेरिका में भी अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ हैं, जैसे पाकिस्तान में अच्छाइयाँ बुराइयाँ। कोई कह दे कि अमेरिका दूध का धुला है तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन कोशिश ये रहती है कि अच्छी बातें इसलिए बतानी चाहिए कि जब आप दूसरों को अच्छी बातें बताएंगे ना, हो सकता है 4 बताएं तो एक कोई उस पर अमल करे, तो वो भी एक अच्छाई का तसलसल है। तो होता यूँ है कि जब भी कभी मैं कोशिश करता हूँ लिखने का, तो क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो हल्का है वो पाकिस्तानी है, बिल्कुल, तो लोग फिर इस बात को नेगेटिव ले लेते हैं। वो ये समझते हैं कि जब हम अमेरिका की कोई अच्छी चीज़ें बता रहे हैं तो हम पाकिस्तान पर तंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए अच्छा हाँ, याद आया, मेरा एक बड़ा मशहूर जुमला है अपने मतलब मेरे हल्का अहबाब में मैं कहता हूँ कि देखिए मैं पाकिस्तान को अपनी माँ समझता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने मुझे पैदा किया है। बिल्कुल। और अमेरिका को मैं अपना बाप समझता हूँ, क्योंकि उसने मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया। वाह। तो मेरे लिए दोनों बराबर है, बल्कि माँ की अहमियत तो ज्यादा होती है बाप से। बिल्कुल, दोनों की अहमियत बराबर है, लेकिन एक औलाद के लिए ना माँ जो होती है ना, कहीं से भी माँ होती है। तो मैं पाकिस्तान को अपनी माँ का दर्जा देता हूँ, तो मैं पाकिस्तान पे कैसे तंज कर सकता हूँ।
मैं तो सिर्फ इतना सोचता हूँ और इतना चाहता हूँ कि जो अच्छी बातें हैं अगर हम यहाँ पर भी अपनाएं, जैसे एक मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, वहाँ लोग कहते हैं कि वहाँ कानून सख्त है, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कानून सख्त है, लेकिन वहाँ के लोग भी इस हद तक अच्छे हैं कि वो कचरा नहीं करते सड़कों पर अपने। अगर किसी फ़र्ज़ कीजिए कि पब्लिक प्लेस पे, अवामी मरकज़ पे वो गए हैं, किसी पार्क में, किसी बाग में, कहीं समंदर के किनारे, तो वो अपने साथ ऐसी चीज़ें ले जाते हैं कि जब वो कचरा फैलाएंगे तो उसको उसमें जमा करके वापस घर ले जाके अपने घर के डस्टबिन में या कहीं करीब के किसी डस्टबिन में डाल देंगे, जबकि हमारे यहाँ ये नहीं होता, जिसने खाया पिया वहीं फेंक दिया। तो मैं अक्सर जब ये बात कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि अब कोई कहता है इसलिए कि यहाँ आबादी बहुत बढ़ गई है। तो आबादी बढ़ जाने से मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने अच्छे काम छोड़ दें। साथ ही कुछ कहते हैं कि वहाँ तो ये सहूलतें हैं, वहाँ तो ये सहूलतें हैं, वहाँ तो ये होता है, ठीक है होता है, लेकिन इसका मतलब देखें ये आपका शहर है ना, कराची आपका शहर है, मैं कराची में पला बड़ा हूँ, 31 बरस की उम्र तक मैं कराची में रहा हूँ, उसके बाद मैं अमेरिका गया, अब भी मुसलसल आता हूँ, मुझे तो आज भी ये शहर अपना शहर लगता है। बिल्कुल। आप अगर देखें, मैं आपको छोटी, आप अपने घर का ख्याल रखते हैं ना, साफ़ सुथरा रखते हैं, तो मोहल्ले का भी थोड़ा सा ख्याल रखें सब मिलके। जब मोहल्ले का ख्याल रखेंगे तो अस खुद आप अपने इलाके का ख्याल रख सकेंगे और पूरे शहर का ख्याल सब मिलके करेंगे तो होगा। अगर मैं कहूँगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है और आप कहेंगे कि मेरी जिम्मेदारी, तो नहीं होगा। सब मिलके, आप और हम मिलके सब करेंगे तो वहाँ की अच्छी बातें ये हैं कि वहाँ लोग बहुत सफाई पसंद है, उसूल पसंद है। अच्छा, फिर एक छोटी सी बात, यहाँ मैं, क्योंकि मैं तो खैर बचपन से ही सड़कों पे आना जाना रहता है, एक बात जो सबसे अहम है वहाँ पर, सड़कों पर जब दो कारें जा रही हैं या दो मोटरसाइकिलें जा रही हैं ना, तो एक उसको पहले जाने देगा, चाहे उसका हक है, उसको इशारा कर देगा आप पहले चले जाए। हमारे यहाँ ये मैं पहले जाऊँगा, उसमें सारा मसला होता है, उसी में सारा तसादम हो जाता है, लड़ाई झगड़े, वही सारे मसले होते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो पहले चला गया, चंद सेकंड की तो बात है ना, घंटा तो नहीं लेगा ना, वो चंद सेकंड में वो निकल जाएगा। लेकिन ये जो मैं पहले निकलूंगा, अच्छा फिर होता है ये दोनों तरफ से ये कहानी होती है, वो कहता है मैं पहले निकलूंगा, वो कहता है मैं, उसमें सारा मसला हो जाता है, टकराते हैं, गिरते हैं। इससे बेहतर है, क्या फ़र्क पड़ता है, आप 2 मिनट 2 सेकंड, मिनट भी नहीं लगते, 2 सेकंड में वो नहीं, उसको इशारा कर दें आप निकल जाए, फिर आप निकल जाए, बजाय उसके कि आप दोनों टकराएं और 2 घंटे। सामने वाले के, तो सामने वाले को सोचना चाहिए, पहले आप तो सोचो। बस यही प्रॉब्लम है ना, हम हर चीज़ की जिम्मेदारी दूसरों के लिए छोड़ते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो करे दूसरा करे, मैं कुछ ना करूँ। तो बहरहाल आपने अमेरिका की बात की, तो बस ये चंद बातें थी। तो बात ये है कि कहानियाँ तो बहुत हैं, बल्कि ऐसे ऐसे वाक़यात हैं मेरे साथ ज़िंदगी में, मैंने 23 बरस गुजारे हैं वहाँ पर, कि अगर मैं जिक्र करूँगा ना, लोग कहते हैं कि जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो हम दूसरे दर्जे के शहरी होते हैं। मुझे किसी और मुल्क का पता नहीं है, मैं तो जिस मुल्क में रहा हूँ, रहता हूँ, उसकी बात करूँगा। वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है, सब बराबर हैं, चाहे आप कहीं से भी आएँ, कोई भी ज़बान बोलते हैं, आपकी स्किन का कोई भी कलर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक अच्छे शहरी हैं, आप कानून को नहीं तोड़ते हैं, आप अपने सारे फ़राइज़ अदा करते हैं, आप बराबर के शहरी हैं, आपको वही हकूक़ हासिल है जो वहाँ के सदर को हासिल है, वही एक आम। आपने सुना होगा कि वहाँ के सदर भी जब मैकडोनल्ड में बर्गर लेने जाते तो लाइन में खड़े होकर, ऐसा नहीं होता कि उनकी पूरा स्क्वाड जा रहा है और स्क्वाड वहाँ पर लोगों को डरा कर दहशत ज़दा कर रहा है और फिर वो बर्गर ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता वहाँ पर। वहाँ वो एक आम शहरी की तरह लाइन में लगकर अपना बर्गर या जो भी उसको खाना पीना है वो लेगा, उसकी कीमत अदा करेगा और फिर लाइन से लगकर अपनी गाड़ी में निकल के अपनी गाड़ी में बैठेगा। तो इसको कहते हैं इक्वलिटी। हम यहाँ समझते नहीं है इस बात को, वहाँ कहते दूसरे दर्जे के, कोई दूसरे दर्जे का शहरी नहीं। मैंने कहा ना, मेरे पास ऐसे ऐसे वाक़यात हैं, अगर मैं इस वक्त सुनाने लग जाऊँ तो मैं इंशाल्लाह, एक और प्लान है मेरा, मैं अपनी, जब ज़ाहिर बात है रिटायर होंगे ज़िंदगी से, तो मैं अपनी पूरी स्वाने हयात लिखूंगा। तो मैंने उसके लिए बचा के रखे हुए वो वाक़या, ताकि लोग पढ़ें, लोग जाने के, लोग जो सोचते। बिल्कुल बिल्कुल, आप लिखे और हम पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा अमीन साहब, एक सवाल है, जैसे हमारे मरागश जो, अगर मैं आपको कहूँ, ये प्रोग्राम को कहते हैं मरागश बलूची में, तो उसके इब्तिदा में आपने एक बात कही थी कि आपको लिखने का, पढ़ने का शौक़ आपको आपके वालिदैन से मिला।
तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और क्योंकि अगर हम देखें इस जनरेशन की बात करें तो ना हमें पढ़ने का शौक़ है ना लिखने का शौक़ है, तो ये हमारे आगे वाली जनरेशन तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि हम बहुत दूर हो चुके हैं इस चीज़ से। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, चले मैं आपको फिर अमेरिका से थोड़ी मिसाल दे देता हूँ। वहाँ क्या होता है, देखिए वहाँ किताबें बहुत पढ़ी जाती हैं। बिल्कुल। आप बस में चली जाएं, ट्रेन में बैठ जाएं, एयरपोर्ट पे आप इंतज़ार कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का, आप देखेंगे लोग किताबें पढ़ रहे हैं। तो होता यूँ है कि वो इसकी वजह क्या है? देखिए वहाँ किताब को बहुत अहमियत दी जाती है। एक तो घर में वालिदैन किताब पढ़ते हैं, उसको तो आप जाने दीजिए। आपको शायद सुन के हैरत होगी कि मेरा जो बेटा, अब तो मेरा बेटा माशाल्लाह 19 साल का है, लेकिन मेरा बेटा जब स्कूल जाता था, बिल्कुल छोटी, पहले दर्जे, दूसरे दर्जे, तीसरे दर्जे, तो भी उनको एक लिस्ट दी जाती थी और उनको वो किताबें लाइब्रेरी से हासिल करना होती थी। तो मेरी बेगम जाती थी, कभी मैं जाता था, हम दोनों बाप बेटा या माँ बेटा वो लोग जाकर किताब लेते थे। और सिर्फ देखें, किताब तो कोई भी ले सकता है, पता कैसे चलेगा उसने पढ़ी? आप सोचें, मैं आपको, अब बहुत से लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आता, लेकिन ये सच है, उनको उस किताब पे मामूली सी एक तशरीह लिखनी होती है, कैरेक्टर के कौन से थे उनके नाम लिखने होते हैं, तब लिखेंगे ना जब पढ़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा, फिर जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, हत्ता के बड़ी क्लासों में जाता है, फिर तो जो दुनिया के बड़े नावल है ना, जैसे मशहूर नावल, जैसे एक है अल्केमिस्ट, बहुत दुनिया का, जिसके लिखने वाले को नोबेल प्राइज़ मिला। मेरी बेटी को जब वो अपना 12वीं जमात में थी, वहाँ मैट्रिक हमारे यहाँ 10 पे होता है, वहाँ 12 जमात पे होता है, तो उसको उसकी पूरी किताब के ऊपर पूरी तशरीह, मुकम्मल तशरीह, एक एक किरदार के बारे में, इसके थीम के बारे में पूरी इसको, और ये एक किताब नहीं होती है, मैं तो आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, उनको कई किताबें बताई जाती है कि जो, और बात ये होती है, जैसे मैंने अपने बेटे का कहा कि छोटी जमात हो या बड़ी जमात, अगर वो ये नहीं सबमिट करवाएगा तो उसको, वो वहाँ क्रेडिट सिस्टम चलते हैं, तो क्रेडिट होंगे इतने पूरे तो ये अगली जमात में जाएंगे, तो अगर वो पूरे नहीं होंगे तो वो, जब तक वो नहीं कर, तो देखिए उन्होंने क्या किया, इसको तालीम का हिस्सा बना दिया। बिल्कुल। तो जब बच्चा इतनी छोटी उम्र से किताब पढ़ना शुरू करेगा और जब बड़ी क्लास तक वो किताबें पढ़ेगा, उसके तर्जुमे, तशरीह करेगा, उसके किरदारों पे लिखेगा, उसके जो मरकज़ी ख्याल है उसके बारे में लिखेगा, तो उसकी खुद ब खुद दिलचस्पी उसकी तरफ। अब हमारे यहाँ तो ये है नहीं, ना घर में किताबें पढ़ते हैं, ना कोई इनकरेजमेंट है, स्कूलों में कुछ होता नहीं है इस बारे में, तो फिर कैसे किताब, देखें खुद कोई चीज़ दुनिया में नहीं हो सकती कि आप सोच ले किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात है तो कौम किताबें पढ़ने लग जाए, वो कैसे होगा? उसके लिए कुछ करना होगा, उसके लिए कुछ स्कूलों के अंदर ऐसा तरीका का नाफिज करना होगा, उसी से होगा ना। बिल्कुल। तो वरना तो फिर अगर हम पढ़ेंगे, देखिए हो क्या गया आजकल के ज़माने में, ये मोबाइल फ़ोन ने एक बड़ा अजीब सा काम किया है। वालिदैन ज़रा बच्चे ने कुछ शरारत की या कोई बात की, उसको लगा दिया वो वीडियो गेम खेल रहे हैं। हाँ, ये चीज़ है, मतलब जान छुड़ाने वाला सीन है ये। तो हमारे ज़माने में तो वो चीज़ थी नहीं, तो हम तो ये देखते थे कि हमारे पास फारिग वक्त हो ना, तो हम तो देखते थे, मेरे वालिद साहब, मेरी वालिदा, मेरे सब किताबें पढ़ते थे, तो हम भी किताबें पढ़ते थे। अगर कुछ करने को नहीं है तो किताब खोली, बैठ गए, पढ़ना शुरू कर दिया। अगर अमीन साहब मैं ये बात कहूँ, आजकल कहानी सुनने और सुनाने वाला ये जो सीन है ये ख़त्म हो चुका है काफ़ी हद तक। अगर हम पहले अगर लाइट जाती थी तो हम बैठ के अम्मी कहानी सुना दे, वो वाली कहानी सुना दे। फिर नानी अम्मा होती थी, दादी अम्मा होती थी, तो वो भी कहानियाँ, हमारे बचपन में हमारी नानी अम्मा ने हमको इतनी कहानियाँ सुनाई हैं कि मुझे आज भी वो सारी कहानियाँ याद है। जब भी हम उनके घर पे जाते थे रात को, वो हम जब तक वो कहानियां ना सुनाए हम सोते ही नहीं। कहानियां याद होने के बावजूद फिर भी हम ये कहते थे कि वही कहानी, और बीच में अगर कुछ एडिशन, पहले तो ये था क्योंकि वो चीज हमें याद रहती थी। और अब ये आज कहानी सुनने और सुनाने वाले ये जो रुझान है बहुत कम हो चुका है। तो इसी वजह से जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो किताबों की तरफ राग़िब नहीं होगी, बिल्कुल भी ऐसा ही है, बिल्कुल। और अगर मैं कहूँ, ये जो सॉलिड फॉर्म में मेरे सामने बुक रखी हुई है इस तरह, और इनको भी पढ़ने का रुझान बहुत कम हो गया अगर पीडीएफ जो आ चुकी है। अच्छा, मेरे साथ ऐसा है, पता नहीं क्यों, या तो मैं पुरानी नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ इसलिए मुझे पीडीएफ में मज़ा ही नहीं आता पढ़ने का, क्योंकि जब मैं एक सफ़ा खोलता हूँ, उनका जो लम्स मेरे हाथ में आता है, उनकी जो कागज़ की ख़ास खुशबू होती है, तो वो जब तक महसूस नहीं होती ना, किताब पढ़ने का मज़ा ही नहीं आता। बिल्कुल।
और अगर हम मोबाइल फ़ोन में हम पढ़ें, कोई ऐप वगैरह खुल जाए तो हमारा पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बस यही है कि सुकून से वो लाइट डिम करके किताब खोल के उनको पढ़ना, और वो विजुअल जो बनता है हमारी नज़रों के सामने वो बड़ा खूबसूरत होता है। और अब ऐसा लगता है जैसे हम खुद को उसी किताब के किसी कैरेक्टर में, अगर मैं कहूँ तो मैं मजलूम नहीं हूँ फिर भी सबसे लाडली हूँ घर में, फिर भी किताब में अगर मैं कभी इमोशनल हो जाती हूँ तो सबसे मजलूम कैरेक्टर होता है वो, उसको मैं खुद को तस्लीम करती हूँ कि ये मैं हूँ। चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो कोई नॉवेल हो, चाहे वो कोई अफसाना हो, अगर मैं खुश हूँ तो सबसे खुश कैरेक्टर जो है वो मैं हूँ। बिल्कुल। तो वही बात है ना। देखिए बात ये है कि कहते हैं कि जो किताबें पढ़ते हैं ना, जो नहीं पढ़ते वो सिर्फ एक दुनिया में रहते हैं। जो किताबें पढ़ते हैं उनकी 10,000 और लाखों और करोड़ों दुनियाएं होती है, क्योंकि हर किताब एक दुनिया है। वो आपको एक अलग डायमेंशन, अलग तरफ लेके जाती है, अलग और देखिए दुनिया में इतने लोग हैं, उनके तजर्बात हैं। देखिए मैंने किताबें लिखी ना, मेरा अफसाना, देखिए अफसाना क्या होता है, कहते हैं आधी हकीकत आधा झूठ। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, झूठ से मतलब ये नहीं कि झूठ। देखिए जितनी भी कहानियां कोई भी लिखता है, चाहे मैं हूँ, वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर होकर लिखता है। कहीं कुछ देखा होता है, कहीं सुना होता है, फिर वो उसमें अपनी तरफ से मिलाता है कुछ, क्योंकि फिर उसको कहानी की शक्ल देनी है ना। कोई मजमून तो लिख नहीं रहा वो कि चले मजमून की कि मैं गया, मैंने ये देखा, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वो तो फिर कहानी नहीं होगी ना, वो तो तहरीर हो गई। तो वो फिर उसमें मुसन्निफ को क्या करना होता है कि अपनी तरफ से कुछ ऐसा सिनारियो बनाना होता है कि जिसमें वो वाकया वो बिठा दे, तो पढ़ने वाला ना सिर्फ वो वाकया पढ़े बल्कि उससे इंस्पायर भी हो। बिल्कुल। तो ये सिलसिला होता है। तो बहरहाल अब अल्लाह करे कि हमारे यहाँ लोगों को थोड़ा सा किताबों के हवाले से शऊर आए, क्योंकि किताबें पढ़ना चाहे कुछ भी कहें बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे तो हमने आपकी 2 किताबों के बारे में बात की, जो आपकी तीसरी किताब है उस हवाले से ज़रा हमें बताइएगा। देखिए वो उस किताब का नाम है भाटी गेट का रॉबिन घोष। बड़ा अजीब सा नाम लगता है ये। भाटी गेट लाहौर में हाँ। है। आप रॉबिन घोष से वाकिफ हैं? रॉबिन घोष एक मूसीकार थे पाकिस्तानी फिल्मों के। अगर आपने पाकिस्तानी फिल्मों के गाने सुने हो, जैसे एक बड़ी मशहूर पाकिस्तान की फिल्म थी आईना, नदीम और शबनम की, तो उनके सारे गाने उन्होंने बनाए थे। अगर कभी आप मौका मिले ना तो देखें, यही अफसोस होता है कि इतने बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में हो, उनका इंतकाल हो गया, इतने होके गुजरे और लोग उनको जानते तक नहीं है। उनका काम इतना अच्छा है। जैसे मैंने अब आपने कम से कम ज़्यादा नहीं, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप एक बार यूट्यूब पे अवेलेबल है, फिल्म आईना देखिएगा। आपको फिल्म भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पाकिस्तान की क्लासिक फिल्मों में आती हैं, ठीक है। और उनके गाने भी आपको, हालांकि वो गाने, ये फिल्म बनी थी 1977 में, 1977 में, लेकिन आप उनके गाने सुनेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आज के दौर की म्यूज़िक है। मैं अमेरिका में होता हूँ, तो एक हिंदुस्तानी खातून थी, चंद बरस पहले मैंने उनको ये फिल्म रेकमेंड की थी। जब उन्होंने देखी तो उन्होंने पता है क्या कहा कि फिल्म तो बहुत ही अच्छी थी, उसके गाने देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे AR रहमान के आज के गाने। उन्होंने कभी वो कोई फिल्म नहीं देखी पाकिस्तानी, उनको भी पसंद आई, और उन्होंने कहा अब कहाँ AR रहमान से तो यकीनन आप वाकिफ़ होंगी, हर नई नस्ल वाले के बच्चे सब वाकिफ़ हैं उनसे। तो आप ये फिल्म देखिएगा। तो बहरहाल कहानी के हवाले से बात करते हैं, तो भाटी गेट का रॉबिन घोष, तो उसमें एक भाटी गेट में रहने वाले एक बच्चे की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही छोटे मकाम पर होता है, जिसका कोई, इसके वालिद का इंतकाल हो चुका होता है, उसकी सिर्फ एक माँ होती है और कोई नहीं होता इस दुनिया में। अब उस बच्चे को आगे बढ़ना है। अब वो कैसे आगे बढ़े, तो उसकी देखिए ज़िंदगी में जब भी कोई आगे बढ़ता है ना कोई इंस्पिरेशन, जैसे आज आप यहाँ इस सीट पे बैठी हैं ना, ज़रूर कोई शख्सियत आपके जहन में होगी जिसको देखकर आपने सोचा होगा कि मैं भी एक दिन मॉर्निंग शो करूँगी, राइट। तो इसी तरह हर इंसान, तो उस बच्चे के जहन में वो बच्चा गाने सुनता है। असल में होता है कि उसको जो नौकरी मिलती है ना, पहली लाहौर के एवरन्यू स्टूडियो में मिलती है। तो एवरन्यू स्टूडियो में जब उसको नौकरी मिलती है, उसका काम होता है लोगों को चाय जैसे ना बच्चे, छोटे बच्चे, हाँ। वो एक हाथ में एक छल्ली नुमा चीज़ लेकर उसमें चाय के कप लगे होते हैं, तो वो ऐसे स्टूडियो में कई बार जाता है जहाँ ये रॉबिन घोष के गाने बन रहे होते हैं। तो उसके जब वो गाने सुनता है ना, तो वो इतना इंस्पायर होता है, वो उसकी इंस्पिरेशन बन जाती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मैंने इस कहानी का नाम रखा है भाटी गेट का रॉबिन घोष।
वो भी एक बहुत अच्छी और पढ़ने से ताल्लुक़ रखने वाली कहानी है कि इंसान को जब आगे बढ़ना हो। अच्छा, फिर मैंने ये लाहौर के बैकग्राउंड और अंदरूनी लाहौर के, तो ख़ास एक अंदरूनी लाहौर की एक ख़ास ज़बान होती है, तो मैंने उस कैरेक्टर से टोटल वो ज़बान बुलवाई है। अच्छा। और ये मेरी ये कहानी भी इंटरनेट पे मौजूद है, अगर आप सिर्फ इतना लिखेंगे भाटी गेट का रोबिन कुछ, तो आपको एक कहानी मिल जाएगी। तो ये कहानी, और जो भी सुनने वाले देखने वाले अगर मेरी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं ना, सिर्फ मेरा नाम लिखेंगे ना इंटरनेट पे, तो मेरी बेशतर कहानियाँ इंटरनेट पे भी मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम जरूर देखेंगे। और हमारे जो गोले चारों जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर देखें, कहानियाँ सुने और पढ़ें। अमीन साहब, हमारा जो है आज का प्रोग्राम टाइम ख़त्म हो चुका है और पता भी नहीं चला कि कैसे ख़त्म हुआ। बातों बातों में तो पता भी नहीं चलता। काश कोई ज़्यादा टाइम होता तो हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करते, पर टाइम हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी आपसे कि आप एक अपना छोटा सा मैसेज दें हमारे पाकिस्तानियों को कि वो किताब पढ़ें, किताब की तरफ अपना रुझान किस तरह से वो करें। ये आपका कैमरा है और आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है आज, और आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो किताब के हवाले से कि किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए, किताबें पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा ना कि किताब की दुनिया एक अलग ही दुनिया है। वो यूट्यूब या फ़ोन या दीगर चीज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप इस बात का तजर्बा करें। जैसे एक नशा होता है ना, जब नशा लग जाता है तो फिर छूटता नहीं। किताबें भी एक नशा है, लेकिन आपको करना होगा ये नशा, तब लगेगा आपको। बिल्कुल हलाल नशा। हलाल नशा है ये। तो ये नशा करें। ये वो नशा है कि जो ना आपको गुनाह देगा, ना आपकी सेहत ख़राब करेगा, बल्कि आपको किसी और दुनिया में ले जाएगा और आपकी हर तरह से मदद करेगा। तो मेरी दरख्वास्त तमाम देखने और सुनने वालों से ये है कि प्लीज़ ज़रूर किताबें पढ़ें, और किताब लिखने वालों की, पढ़ने वालों की और शाया करने वालों की हौसला अफजाई करें, किताब ख़रीद के पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और बड़ी मेरी उम्मीद से बढ़कर अच्छी बातें हुई। गोले चारूका नुवाद बुताला से मरागश मर्ची की मरागश बाज हासविद बात इंटरेस्टिंग बिता जब किताबानी हवाले अच्छी गब्बी, जब अफसाने हवाले अच्छी गब्बी, जब कहानियाँ नहीं हवाले अच्छी गब्बी गोडमा इंटरेस्ट जीरा गोडमनी चारों जो आए ना ये चीज़ें तो का इंटरेस्ट थी। आप भी बाज चारा मना रहा और अभी बास इंटरेस्ट जी रहा गोले चारों का न्यूज हमारा देगी होती ओस्टर इजाज़त भले इजाज़त जरूर अच्छे पहले मैं शुमारे कुछ किताब हुआ नेता किताब हुआ ना बात शरी चीज़ी किताब हुआ नेता जब किताब हुआ नेता अंचू के अमीन साहब मार्गो के किताब शुमारे देखे दुनिया या बाढ़ती जब शुमार देखे दुनिया रवेता अवदाची जब किताब अलास करने वहाँ पे ये दुनिया का था गोड़ा अमी दुनिया शुमा होती सुधारने की कोशिश हम करे था गोड़ा किताब हुआ नेता किताब हुआ ना कि बात शरी चीज़ी जब शुमा किताब हुआ शुमा जैन पच भी शुमा लिखुद भी करने अंचू अमीन साहब किताब वंता कसानियाची जोशी मात पिताची शरे शौक रसेता शे किताब वंता वान की गुमश होती किताब लेखक भी शुरू को अंचू मर्ची आई ये प्लेटफॉर्म मिले था कि आवश टीवी दी मात का निश्ता आई मैं इंटरव्यू गिर गए अंचू या क्रूची शुमा भी मुकाम रसेता कि शुमा काय तमनी दी मने देता मैं शुमे हम इंटरव्यू गिरा नी गोड़ा वेदता थी ओचा इजाजत अंत में दुआओं को मरागा से स्टार्ट करते दुआओं को मरागा शाला सम करनी वश पे बातें खुश पे बातें शिगरंज पे बातें अस्सलाम वालेकुम अल्लाह निगमान अल्लाह हाफिज़।